करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जितना कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात कि वेव फंक्शन क्या है। तो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल की स्टडी करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसे वेव फंक्शन बोलेंगे, है ना, जो कि आपका पोजीशन और टाइम पे डिपेंडेंट एक फंक्शन होगा। जैसे आपका बाकी वेव्स है, प्रेशर वेव है या साउंड वेव है या अदर्स वेव है, तो उनकी एक इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन, या कोई भी वेव हो तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेव इक्वेशंस होती है, और वेव को शो करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं उन वेव डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो कुछ इस टाइप का आपको सॉल्यूशन वगैरह उनके आते हैं, है ना। तो इनसे आपकी वेव की इक्वेशन शो होती है। तो इसी तरह से हम मैटर वेव के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए हम उसे शो करने के लिए आप वेव फंक्शन का यूज करेंगे, है ना। और अब तो वेव फंक्शन आपका बेसिकली एक फंक्शन है जिससे हम, जो कि एक्स और टी पे डिपेंडेंट है, जिससे हम अ, एक सिस्टम, क्वांटम सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करेंगे, और एक पार्टिकल के बारे में एनर्जी, मोमेंटम वगैरह सब इससे ही फाइंड करेंगे। यही उसकी टोटल एनर्जी का सोर्स है ना। सब कुछ इससे ही फाइंड करेंगे हम, ठीक है। सो एक वेव फंक्शन जो है आपका, वो फिजिकली वेल एक्सेप्टेड तभी होगा जब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि होनी जरूरी है, तभी वो एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। तो पहली ये जरूरी है कि जो आपका वेव फंक्शन हो वो फाइनाइट हो। ओके, वो फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ओके, तीसरा, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, फाइनाइट मतलब उसकी फाइनाइट वैल्यू आए एट ऑल पोजिशंस, और सिंगल वैल्यूड मतलब से एक वेरिएबल के लिए एक ही वैल्यू आए, है ना। और कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस होना चाहिए, ओके, एट ऑल द पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। और साई तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, साई का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, साई का फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, और ये कुछ केसेस में आपका डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो अगर ये डिसकंटिन्यूस है, तो अगर पोटेंशियल जिससे पार्टिकल मूव कर रहा है वो, उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है, या फिर हम कहें कि पोटेंशियल जिससे पार्टिकल मूव कर रहा है वो डिराक डेल्टा नेचर की है, ओके, तब उन केसेस में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वैसे तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, या फिर अगर ये डिसकंटिन्यूस हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ये मे बी डिसकंटिन्यूस इन सम केसेस, क्या क्या केस है वो। या तो ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल आपकी उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो एट सम पॉइंट। अगर पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी है तो ये आपका डिसकंटिन्यूस हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि आपका पोटेंशियल जो है वो डिराक डेल्टा नेचर की हो, है ना। डिराक डेल्टा फंक्शन है एक अलग, ओके, उसके बारे में आप एमपी की वीडियो में जाके देख सकते हैं, है ना। तो और
चौथा कि आपका ये साई जो है वो स्क्वायर इंटीग्रल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मीनिंग है कि उसका जो, अगर हम उसे इंटीग्रेट करें मोड साई स्क्वायर को, तो वो एक फाइनाइट क्वांटिटी दे, एक फाइनाइट क्वांटिटी दे। ओके, तो ये सब कंडीशंस है एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के होने के लिए। ओके, सो अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपका कि कौन सा फंक्शन आपका एक्सेप्टेबल है या कौन सा फंक्शन आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसे चेक करने के लिए आपको सिर्फ ये कंडीशंस चेक करनी है, ये चारों कंडीशंस। ठीक है, तो जैसे अगर आपका कोई एक क्वेश्चन आ गया कि आपका ये आपका कोई एक फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मान लो साई ऑफ एक्स दे दिया इक्वल्स टू ए ई माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको चेक करना है कि ये एक्सेप्टेबल है नहीं है। तो आपको क्या क्या चेक करना होगा, एक तो ये फाइनाइट होना चाहिए, दूसरा आपका सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तीसरा कंटिन्यूस होना चाहिए। तो फाइनाइट तो आपका ये है ना, एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसके लिए एक फाइनाइट आंसर आएगा, है ना। इवन एक्स की वैल्यू आप अगर इन्फिनिटी भी पुट कर दोगे तो भी एक फाइनाइट आंसर आ रहा है ना। जीरो पुट करोगे तो भी फाइनाइट आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो भी फाइनाइट आ रहा है, तो मतलब फाइनाइट तो है ना। और सिंगल वैल्यूड भी है, कंटिन्यूस, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस। और इसका डेरिवेटिव चेक करो क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं है ना। तो इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, डेरिवेटिव करो, साइड एस एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हमने, तो ए इज द कांस्टेंट विल रिमेन सेम, ई माइनस एक्स स्क्वायर विल रिमेन सेम, और माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव भी आपका जीरो पे भी, जीरो पे ये आपका जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे भी ये वैल्यू दे रहा है ना। तो अगर हम ओके, तो माइनस इन्फिनिटी के लिए भी जीरो हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी के लिए भी जीरो हो जाएगा, तो कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट के लिए, तो डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है। और अब ये इंटीग्रेशन देख लो, ये इंटीग्रेशन की डेफिनेट वैल्यू आती है या नहीं आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, साई मोड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपका, और एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर तो मतलब ये आपका ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसे सोल्व कर लो आप। इसे सोल्व करने के लिए क्या है, हमें क्वांटम मैकेनिक्स में आपको कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो है, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टैंडर्ड, उनकी कुछ वैल्यूज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, बिकॉज वो कहीं पे भी आपको सोल्व करने के लिए आ सकते हैं, आप बार बार ये सोल्व नहीं करते रहोगे, है ना। तो ये बार बार आपको सोल्व ना करने पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की वैल्यू आपको दिमाग में अपने रखनी है। ओके, और फिर उन्हीं से आपका सॉल्यूशंस आ जाया करेगा, है ना। और कुछ इंटीग्रल्स तो ऐसे हैं जो आपके गामा फंक्शन की फॉर्म में है, तो वो आपको गामा फंक्शन की फॉर्म में ही वो करने पड़ेंगे।
ओके, सो एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस टाइप का जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल होगा, दैट्स वैल्यू विल बी पाई अपॉन के। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम ए स्क्वायर अंडर रूट पाई बाय के की वैल्यू की जगह पे है 2, पाई बाय 2। ओके, तो ये एक डेफिनेट वैल्यू है, तो डेफिनेट वैल्यू है, इट मीन्स द वेव फंक्शन इज फाइनाइट। ओके, और ये स्क्वायर इंटीग्रल विल भी है, ये वैल्यू अभी हमने निकाली है क्योंकि, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, है ना। दूसरा आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वेव फंक्शन का। तो वेव फंक्शन एक आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। अगर हम वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा मोड साई स्क्वायर। ओके, और ये मोड साई स्क्वायर ही आपका इसका ही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसे इससे ही हम पार्टिकल की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता सकते हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आपका वेव फंक्शन का डायरेक्ट कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करके जो मोड साई स्क्वायर निकालते हैं वो एक रियल क्वांटिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शो करती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी शो करती है। ओके, कि पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है एट दैट पोजीशन। ओके, अगर आपका ये एक्स है तो ये लीनियर प्रोबेबिलिटी शो करेगी, मतलब पर यूनिट लेंथ आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है एट टाइम टी होने की, है ना। और अगर हम इसे आर का फंक्शन ले लें, है ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस तीनों एक्सिस इंक्लूड कर लें, तो आपका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम शो करेगा। डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए एट टाइम टी। ओके, टी टाइम पे एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के होने की, वो हम मोड साई स्क्वायर से शो कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमें टोटल वॉल्यूम की निकालनी है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, और टोटल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ओके, तो इसलिए मोड साई ऑफ एक्स टी डी एक्स शुड बी 1। ओके, और ये क्योंकि आपका वन डायमेंशन में है, ये तो एक्स खाली हमने एक्स को कंसिडर किया है, अगर हम आर को कंसिडर करेंगे थ्री डायमेंशन में। ओके, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम एलिमेंट आना चाहिए, वॉल्यूम एलिमेंट हमने समझो टो दे दिया, तो दैट शुड ऑल्सो बी 1, वो भी आपका 1 ही होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे सारे स्पेसिस इंक्लूड होंगे, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम आपका ये इंटीग्रेट होना चाहिए, खाली एक ही एक्सिस पे इंटीग्रेशन नहीं है, ऑल स्पेसिस में इंटीग्रेशन है। ओके, और इसे आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं वेव फंक्शन की, कि उसका टोटल प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग अ पार्टिकल इन द एंटायर स्पेस शुड बी यूनिटी। अच्छा, अगर आप एक बार वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दोगे तो वो फिर नॉर्मलाइज ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसे हम कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या कंजर्वेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने इफ वी नॉर्मलाइज अ वेव फंक्शन देन इट विल रिमेन नॉर्मलाइज्ड, ठीक है।
फॉर एवर, तो वो हमेशा नॉर्मलाइज रहेगा, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है उसका कंजर्वेशन है, या फिर हम कंजर्वेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ओके, सो अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमने समझ लिया, लेकिन नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा वेव फंक्शन को? अगर मान लो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर तो उसका वन नहीं आएगा इंटीग्रेशन करने पे, ये वैल्यू वन नहीं आएगी वन के इक्वल। वन के इक्वल तो तभी आएगी ना जब नॉर्मलाइज होगा वेव फंक्शन। तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो वेव फंक्शन गिवन है, तो वेव फंक्शन को हम एन इंटू जो भी फंक्शन गिवन है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो एन इंटू वाई लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम जो एक वेव फंक्शन दिया हुआ था, है ना, एक वेव फंक्शन दिया हुआ था, तो जो वेव फंक्शन दिया हुआ है जो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ठीक है, वाई इज द अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, या फिर जो गिवन वेव फंक्शन है, ठीक है, उसे नॉर्मलाइज करना है तो क्या करो, उसे एन से मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद उस पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दो, है ना। तो अगर मैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करूं इस पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, साई स्टार साई डी एक्स शुड बी वन। तो अब साई की वैल्यू क्या है, एन वाई, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन वाई, सॉरी, एन वाई स्टार और एन वाई एन वाई डी एक्स इक्वल्स टू वन। अब ये हो गया आपका, एन स्क्वायर बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है, वाई स्टार वाई डी एक्स इक्वल्स टू वन। ओके, अब यहाँ पे आपका वाई स्टार वाई जो है वो, ये जो अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा वाई स्टार। ओके, और यहाँ पे उसका मोड वाई स्क्वायर आ जाएगा विद डी एक्स इक्वल्स टू वन एन स्क्वायर। तो अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी हो तो हमें उधर से रूट निकालना पड़ेगा, इसे उस साइड ले जाओ, ड्रॉप नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड देन अंडर रूट, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो इससे आपका इस इंटीग्रल को सोल्व करोगे तो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए आपको सीधी सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि आपका जो y है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपका वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लेट सपोज हम कोई एक एग्जांपल ले ले रहे हैं, ठीक है, और देन वी विल नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। ओके, अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि फंक्शन पहले से ही नॉर्मलाइज्ड हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर फंक्शन पहले से ही नॉर्मलाइज्ड होगा तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू वन आ जाएगी। ओके, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू वन आ जाएगी। लेट सपोज हमारा क्वेश्चन है कि उन्होंने दिया हुआ है कि वेव फंक्शन आपका ए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर आयोटा के एक्स, ये आपका वेव फंक्शन है। ठीक है, अब हमें इसे नॉर्मलाइज करना है,
तो सीधी सी बात है, नॉर्मलाइज करना है तो हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे एन स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन दिया हुआ है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट है, उसका तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कुछ नहीं, बस आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा रिप्लेस कर दो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने के लिए आयोटा के प्लेस पे माइनस आयोटा कर दो। ठीक है, ए इंटू ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स, ओके डी एक्स। अब ये कैलकुलेट करना है हमें, इक्वल्स टू वन, ये वन के इक्वल रखो और एन कैलकुलेट करो। देन एन स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर, आफ्टर दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ट्वाइस हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये प्लस पावर थी माइनस पावर थी तो ये कैंसिल आउट हो गया, देन इट बिकम्स वन विद डी एक्स। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का आंसर आपका वन आ रहा है। ओके, नाउ अब हम आगे करेंगे, है ना। तो ये ए स्क्वायर तो हम बाहर निकाल सकते हैं इससे, एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू वन। मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाय के। ओके, तो यहाँ पे भी देख लो के की वैल्यू क्या है, टू बाई ए स्क्वायर है, तो टू बाई ए स्क्वायर वहाँ पे डिवाइड में रख दो, तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट पाई बाय के की वैल्यू क्या है, टू बाई ए स्क्वायर, तो टू नीचे ए स्क्वायर ऊपर, अब रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू वन। ओके, तो आपकी एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, उस साइड ले जाओ, एन स्क्वायर विल बी रेसिप्रोकल कर दो, वन बाई ए स्क्वायर बाई ए अंडर रूट टू बाई पाई। ओके, ये हो गई आपकी वैल्यू एन स्क्वायर की। ओके, तो ये एन स्क्वायर की वैल्यू है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एन की वैल्यू आ गई, रूट कर दो, तो वन बाई ए इंटू वन बाय फोर्थ पावर ऑफ टू बाय पाई ए स्क्वायर। ओके, सॉरी, अगर हम एन स्क्वायर ले रहे हैं तो टू बाई पाई, देन इट विल बिकम्स पाई बाय टू ए, ओके, तो ये आपका फोर्थ रूट आ गया। अब ये एन की वैल्यू, अगर आप एन की वैल्यू को क्या करना है, एन की वैल्यू को साई से मल्टीप्लाई करना है, तो साई ऑफ एक्स आपका क्या आएगा, साई ऑफ एक्स विल बी एन टाइम्स ऑफ साई, जो पहले था आपका वेव फंक्शन, ये आपका नॉर्मलाइज्ड वाला है और ये आपका अननॉर्मलाइज्ड वाला है, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आपका कितना आएगा, वन बाय ए इंटू टू बाय इंटू टू बाय पाई ए स्क्वायर वन बाय फोर्थ, ये आपकी एन की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब आप ये साई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, साई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ए इंटू एक्सपोनें ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस प्लस आयोटा के एक्स। ओके, अब क्या करो, जो सेम टर्म्स है वो कैंसिल आउट कर दो, ए से ए कैंसिल आउट हो गया,
एंड आफ्टर दैट आपका 2/π a² 1/4 e माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, दैट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये हमारा जो आया है दैट इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ओके, सो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। अगर कोई अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो तो उसे इस तरह से आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, है ना। बस आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आफ्टर दैट उसे जो वेव फंक्शन दिया हुआ है उसमें प्रोडक्ट कर देना है बस। तो इजी सा प्रोसीजर। ओके, नाउ आपको नॉर्मलाइज करना आ गया। अब आपको अब वेव फंक्शन की एक ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ऑफ साई ऑफ एक्स टी। ओके, ये क्या है आपकी कि अगर आपका दो डिफरेंट स्टेट्स के वेव फंक्शन होंगे, अगर हम दो डिफरेंट स्टेट्स के वेव फंक्शन ले, अगर सेम स्टेट के वेव फंक्शन होंगे तो आपका वन आ जाएगा। वन, या फिर आप कह सकते हो कोई डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। अगर ऑर्थो नॉर्मल है तो वन आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऑर्थो नॉर्मल नहीं है और डिफरेंट स्टेट के वेव फंक्शन आपने ले लिए हैं तो उनका इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। ओके, फॉर एम नॉट इक्वल्स टू एन, है ना। दैट इज द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। इट मीन्स आपका जो साई ऑफ एम है और साई ऑफ एन है वो जो है साई ऑफ एक्स इन द स्टेट ऑफ एम, मतलब एम स्टेट का वेव फंक्शन जो है और जो एन स्टेट का वेव फंक्शन है वो दोनों ऑर्थोगोनल है, दोनों ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि एक पार्टिकल जो है अगर वो एम स्टेट में है तो वो एन स्टेट में साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, ठीक है। एक ही स्टेट में एक टाइम पे पार्टिकल हो सकता है। ओके, इसलिए ये आपका जीरो है। ओके, नाउ इससे आप चेक कर सकते हो कि जो दो स्टेट्स गिवन है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। वेव फंक्शन जो दो गिवन है वो अलग अलग स्टेट्स के है या नहीं है ना। अब अच्छा, अगर वो दोनों स्टेट्स जो है वो ऑर्थोनॉर्मल होती, अगर वो दोनों स्टेट्स ऑर्थोगोनल ना होके बल्कि बट ऑर्थोनॉर्मल होती, ऑर्थो नॉर्मल। ओके, ऑर्थोनॉर्मल होती तो ये आपका दोनों स्टेट्स के डेल एम एन आता। ओके, तो डेल एम एन का मीनिंग क्या हुआ, डेल एम एन का मीनिंग हुआ कि डेल एम एन की वैल्यू वन होगी इफ एम इज इक्वल्स टू एन, और इसकी वैल्यू जीरो होगी इफ एम नॉट इक्वल्स टू एन। ओके, तो इसलिए अगर ये सेम स्टेट के होंगे तो वन आ जाएगा, और अगर डिफरेंट स्टेट होगी तो जीरो आ जाएगा। दैट इज द ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ओके, अब आपका बात कर लेते हैं एक और टर्म जो क्वांटम